साथियों, इन दिनों जो गुजरात का मामला है, बिल्किस बानो के दुष्कर्म के आरोपियों को जेल से रिहा करने का, तो वो इन दिनों सुर्खियों में है। और इस मामले के खिलाफ जिन 4 महिलाएं कोर्ट में पिटीशन की, वो पहली आवाज थी रूपरेखा वर्मा जी का। रूपरेखा वर्मा जी का थोड़ा सा हम परिचय करा दें। ये लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्यवाहक कुलपति रही, प्रोफेसर रही, रिटायर्ड हो गई हैं। और आज जब ये 80 वर्ष या आसपास की अवस्था होगी मैम जी, तो इस अवस्था में भी ये जाति, धर्म और लिंग के जो असमानता है, जो इसके खिलाफ सड़कों पर लड़ने का काम करती है। आज हमारे साथ हैं जौनपुर में मैम। अब पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत। पहली बात ये कि जो ये बिल्किस बानो का मामला है, जब आप कोर्ट गई, कैसे आपको लगा पहली बार की जो है कि हाँ, इस मामले को लेकर हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, जो है क्योंकि ये अदालत का फैसला था। आपको कैसे भरोसा था कि हम अदालत के खिलाफ जाएंगे और न्याय दिलवाएंगे बिल्किस बानो? देखिए, ये अदालत के खिलाफ जाने का मामला नहीं है जी, ये सरकार के खिलाफ जाने का मामला था। क्योंकि अदालत ने किसी जहां ट्रायल हुआ था जी, वहां की अदालत ने इनको रिहा करने का विरोध किया, सीबीआई ने इनको रिहा करने का विरोध किया। और जितने भी कानूनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सरकारी, जिनकी ओपिनियन चाहिए थी, उन सब ने विरोध किया। ये तो एक स्पेशल निर्णय लेकर के और केंद्रीय सरकार ने इसकी स्वीकृति दे करके उनको समय से पहले रिहाई दिलवाई है। तो ये मामला सरकार के इस निर्णय के खिलाफ जाने का था। और ये इसलिए बहुत ज्यादा तकलीफदेह था कि जिस देश में ऐसे लोग जो कि दुनिया में जाने माने जाने वाले सबसे भयंकर अपराध जो हैं, बलात्कार और हत्या, जिन लोगों ने ये दोनों अपराध किए हों और वो अपराध साबित हो, बखूबी साबित हुए हो अदालत में और उनको सजा सुनाई गई हो, उन लोगों को नंबर 1 बार बार लगातार लंबे लंबे पैरोल पे छोड़ देना बहुत ही बचकाने कारणों से, और उसके बाद बहुत जल्दी पूरी रिहाई दे देना। इसका मतलब ये निकलता है कि देश में संदेश ये जाता है कि सरकार के संरक्षण में बलात्कारी और कातिल अभय घूम सकते। ना सिर्फ ये अभय घूम सकते हैं, उनकी आरती उतारी जा सकती है, मालाएं पहनाई जा सकती हैं, उनके चरण छुए जा सकते हैं, जैसा कि गुजरात में हम लोगों ने देखा। तो इससे ज्यादा बुरी बात मैं देश के लिए सोच नहीं सकती। इसलिए ये हुआ कि इसमें तो एक बार और अदालत का दरवाजा खटखटाना की कोशिश करनी चाहिए। क्या लगता है, जैसे बिल्किस बानो का मामला है, तो वो जो आरोपी हैं 11 उनके दुष्कर्म के, फिर जाएंगे जेल? अब देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया टिकती ही है और ना उम्मीदी के दौर में भी कोशिशें तो करनी है, ये मेरा सिद्धांत है। जहाँ उम्मीदी बहुत है, लेकिन फिर भी चूंकि ये केस इतना पक्का मालूम देता है कि ये जरूरी था कि एक कोशिश की जाए। और उम्मीद ना भी हो तो उम्मीद कायम रखना, मुझे लगता है कि इस समय कर्तव्य है हम लोगों का। इस मामले में इतना सब कुछ हुआ, जो शुरू से ये लोगों ने आवाज उठाई, सरकार चुप रही, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, उसके बाद ये सच आया सामने कि गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी थी। इस पे क्या कहेंगे? अब शर्मनाक है, और क्या कहा जाए, शर्मनाक है, दर्दनाक है। देश के लिए ये बहुत एक खतरनाक संदेश है। इतना बवाल हो रहा था, बातें हो रही थी, इतने ज्यादा अखबारों का कवरेज हुआ, और पूरी चुप्पी सरकार की कि हमारे मंत्रालय ने दिया हुआ है, और गृह मंत्रालय दे रहा है, उसी के खैर अधिकार क्षेत्र में आता है। पर गृह मंत्रालय का जो काम है वो गृह मतलब देश के अंदर के मामलों में सुकून, अमन, चैन कायम करना है, लोगों की गरिमा की रक्षा करना है, मेल जोल का वातावरण और सबके हक
के अधिकारों को सुरक्षित रखना है, वही बलात्कारियों और कातिलों को असमय रिहाई देने का अगर प्रस्ताव स्वीकार करे, उसकी इजाजत दे, तो मैं यही कह सकती हूँ कि इससे ज्यादा दुखद जी और शर्मनाक जी वक्त देश के लिए और कोई उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकती। अभी तो उन्होंने जो है उनको गुरमीत कौर को भी उन्होंने छोड़ दिया है। बाबा गुरमीत, बाबा गुरमीत राम रहीम, हाँ। रहीम, और उनको छोड़ा है। उनके एक प्रवचन में कई मानिंद लोग भी उनको पहले भी उनके प्रवचन में भाजपा के और दूसरी पार्टियों के नेता जाते थे जी, भाजपाई नेताओं का नंबर ज्यादा था जी, लेकिन अभी जब छूट के आए हैं, छूट के कौन आया है? जी, फिर वही बात, छूट के वो शख्स आया है हाँ, जिसके ऊपर भी कत्ल और रेप का दोष साबित हो चुका है। हम केवल आरोपी नहीं बल्कि जी, जो जी, जुर्म जिसका सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो दोषी है जी। उसके प्रवचन सुनने के लिए जब भाजपा और सारी जनता और जो भी नेतागण हैं सब ये जानते हैं कि ये दोषी है, ये नहीं कि केवल आरोप लगा है जी, और उसके प्रवचन में श्रद्धा के साथ जाते हैं, तो फिर क्या संदेश जा रहा है कि अब आदर यहाँ पर औरतों का नहीं होगा, यहाँ पर मनीषियों का, विद्वानों का नहीं होगा, उनके लिए जेल है। जी, जो गरीब और दलितों और आदिवासियों की आवाज उठाते हैं उनके लिए जेल है। जी, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, उनके घरों में ईडी भेजी जाएगी। लेकिन जिसने बलात्कार और कत्ल किए हैं उसको बार बार पैरोल पे छोड़ा, ये राम रहीम भी बार बार पैरोल पे छोड़े गए हैं। ये भी बिल्कुल एक सी कहानी है। ये लोग तो वैसे भी जेल में रहे ही नहीं, करीब लगातार बाहर छोड़े जाते रहे। जी, उसके बाद पूरी उनकी माफी भी दे दी जाती है। खैर अभी राम रहीम को माफी नहीं मिली पर आए हैं, और अगर वो छोड़े गए हैं एक तो चुनावी समय में, तो शक और ज्यादा गहराता है। बिल्कुल, और वो शक इतना ज्यादा दुखदाई है और भयानक है कि आप सोचिए कि ये देश कितना हमारे देशवासियों के कितने बलिदानों के बाद हमें आजादी मिली थी और हमने लोकतंत्र सरकारतांत्रिक देश बनाया। बेशक वो लोकतंत्र को संदेश ये जा रहा है कि अब ये गुंडों के लिए लोकतंत्र है और विद्वानों और गरीबों की जुबान जो बन करके समाज में खड़े होते हैं, औरतों की इज्जत के रखवाले बन करके संघर्ष करता जो उठते हैं, उनके लिए जेल और अपमान है। इसलिए ये जरूरी है कि हम इसकी पुरजोर विरोध करें। आप इस अवस्था में भी इतना ज्यादा संघर्ष करते हैं, इतनी एज है आपकी, कैसे इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं? अब ये मजबूरी है, समझिए। इच्छा तो मेरी भी होती है आराम करूं, सुंदर सुंदर प्रेम साहित्य पढूं, खुशनुमा जिंदगी बिताऊं मैं भी, है ना, मित्रों के साथ अब बैठूं, खाऊं पीऊं। लेकिन जब इतने भयानक दौर से हम गुजर रहे हैं तो चैन से कैसे कोई बैठ सकता है? तो ये वक्त चैन से बैठने का है ही नहीं किसी के लिए भी। उत्तर प्रदेश में भी आपने बहुत सारे संघर्ष किए हैं सड़कों पर, योगी आदित्यनाथ की सरकार में बहुत बार, उसके पहले भी जो है मुलायम सिंह जी के समय भी किए। आशियाना रेप के 11 साल लड़ा। जी, पूरा 11 साल जी। और तब बीजेपी सरकार नहीं थी। ये हाथरस की जो घटना थी जिसमें कि लड़की को मार दिया गया था, उसके शरीर के साथ शेख हुई थी, हम लोग उसको श्रद्धांजलि देने के लिए मोमबत्ती जलाने, और पुलिस ने घेर लिया तो वायदा किया कि हम कोई नारा नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं, स्पीच नहीं देंगे, सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे। तब भी उन्होंने हम सबको, हमारे साथ और तमाम और भी संगठनों के लोग थे, हम सबको उन्होंने एक छोटी सी गाड़ी में जिसमें 8-10 लोग बस बैठ सकते थे, उसमें हम 20-25 लोगों को जानवरों की तरह से ठूस के बहुत दूर छोड़ दिया, जहाँ से हम लोग को वापस आने की भी सुविधा आसानी से नहीं मिलती थी। फिर हमारा हाउस अरेस्ट भी हो चुका है, मेल पुलिस ने धक्के मुक्की भी दी है, अपशब्द भी कहे हैं। लेकिन ठीक है, जब हम लोग किसी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष करने निकलते हैं तो मानसिक रूप से तैयार होते हैं कि जोर जुल्म से टक्कर लेनी है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल जो मन में हमारे है कि जब आप प्रोफेसर रही हैं
और आज जब विश्वविद्यालय में लड़के पढ़ते हैं, उनकी मार्कशीट पर उनके पिता के साथ उनकी माँ का भी नाम छपता है, तो इसके लिए आवाज रूपरेखा वर्मा ने पहले उठाया था। तो जब मैं कार्यवाहक वाइस चांसलर बनी थी जी तो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से ये सवाल गूंज रहा था जी, कि माँ जन्म देती है, 9 महीने पेट में रखती है बच्चे को, बिल्कुल। और हम लोग बड़ा देवी देवी करके तो वो बहुत तमाशा बनाते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ तक उसका अहमियत नहीं है कि उसके बच्चे की पूरी जिंदगी के डॉक्यूमेंट्स में, कागजात में उसका जिक्र भी नहीं होता है, सिर्फ पिता का जिक्र होता है, जो केवल एक 20 लेके छूट जाता है। जी। तो मैंने ये प्रस्ताव रखा था वीसी के रूप में अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और वो पास हो गया था। देश के नागरिकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? जितना हम बराबरी का वातावरण बनाएंगे, एक दूसरे के अधिकारों को स्वीकार करके अपनी जो प्रिविलेजेस हैं उनको छोड़ेंगे, उतना जीवन सुखद होगा और देश भी संपन्न होगा। तो जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आजकल बहुत ज्यादा नफरत का खेल खेला जा रहा है, उससे दूर रहें। देश बर्बाद हो रहा है और हो जाएगा। वो ना समझे कि देश प्रेम का मतलब ये है, बल्कि मिलकर के खड़े हो। पूरा इतिहास हमारा बताता है कि जब भी हमने धर्म, जाति और जेंडर के भेदभाव को छोड़ के एक होके हम खड़े हुए हैं, हमें विजय मिली है। हम पनपे हैं, हम आगे बढ़े हैं और हिंदुस्तान का सिर ऊंचा उठा। तो हमें आज इस एकता के संदेश को अपने जीवन में उतारना है। बहुत बहुत धन्यवाद।